नमस्कार, ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। क्या यूपी में पहले चरण की जंग से पहले चुनाव में सांप्रदायिक रंग घोलने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं? क्या चुनाव से पहले वोटर्स को जानबूझकर दंगों की याद दिलाई जा रही है? ताल ठोके के आज का सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में पहले चरण का मतदान 11 फरवरी को होने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 73 सीटों पर होने वाली वोटिंग में 26% मुस्लिम वोटर्स हैं। इन 73 विधानसभा सीटों में 20 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। तो क्या इसलिए यूपी में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं? अमित शाह आज चुनावी यात्रा में मेरठ पहुंचे और उन्होंने यूपी में अपराध के साथ दंगों को मुद्दा बनाया। अमित शाह ने कहा कि यूपी में 200 से ज्यादा दंगे हुए और उनमें एक तरफा कार्रवाई हुई। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कश्मीर के रास्ते पर जा रहा है। मायावती ने कहा कि आज फिर यूपी के वोटर्स को उन्होंने भी आज दंगों की याद दिलाई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो लगातार ये कहकर मुस्लिमों को डरा ही रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो उनका भला नहीं होगा। तो बीएसपी पर जो पश्चिमी यूपी में पूरी तरीके से धर्म और जाति को ध्यान में रखकर ही टिकट बांटने के आरोप लगे हैं, वो भी अपने तरीके से राजनीति धीरे धीरे आगे बढ़ाने में लगी। आज ताल ठोके में हम ये पूछेंगे कि धर्म और सांप्रदायिकता के आधार पर जो पार्टियां यूपी में वोट मांग रही हैं, क्या उनकी वोट बंदी होगी? आज हम ये पूछेंगे कि किसी एक धर्म के वोटर को डराना क्या सांप्रदायिकता फैलाना नहीं है? यूपी में जीत के लिए सांप्रदायिक कार्ड खेलना जरूरी है? क्या वोटर्स को दंगों की याद दिलाना और दंगों का डर दिखाना जरूरी है? पांच साल में 200 से ज्यादा जगह पर दंगे हुए हैं और दंगे के अंदर एक तरफा कार्यवाही, वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए, वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए एक तरफा कार्यवाही हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर रोज हर दिन 13 मर्डर होते हैं, 200 दंगे, हजारों हत्याएं, हजारों बलात्कार, होता हुआ पलायन और बच्चियों की सुरक्षा नहीं। मित्रों, मैं मानता हूं कि ये कभी भी उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर नहीं जा सकता। इस सरकार के चलते या मुजफ्फरनगर सहित प्रदेश में लगभग 500 और भी छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की भयानक वारदातें हुई। दादरी की अति दर्दनाक घटना घटी। अगर मैं खुलकर कहूं कि मुसलमान इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई फिक्रमंद है इन हालात से, तो वो मुसलमान है। लगातार पलायन हुआ है और दुर्भाग्य है उसमें प्रशासन ने भी और उत्तर प्रदेश शासन ने कहीं उसका संज्ञान नहीं लिया। कहीं पर कोई पीड़ित प्रशासन के पास जाता है, एफआईआर लॉज नहीं होती। एफआईआर जाति और उसका मजहब देख करके ही एफआईआर लॉज होती है। मेरी सरकार में कांग्रेस, बीजेपी व सपा के शासन काल की तरह यहाँ के लोगों का इस बार भी पलायन नहीं होने दिया जाएगा। रणनीति इनकी है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की शुरू से रही है और संघ के साथ, संघ के इशारे पे काम करना, अपने सांसदों को खुला छोड़ देना ताकि वो आपस में हिंदू और मुस्लिम को आपस में बांटने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हाथ से हिंदू होता है, माँ से मुसलमान होता है। 2.5 साल में किस मुसलमान को इस देश में तकलीफ हुई, हम जानना चाहते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, खुलकर मुस्लिम हमारे साथ है। वोट को शिफ्ट करने के लिए इस तरह का आरोप लगाना ये गलत है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, यूपी में मतदान करीब आते ही क्यों याद आई सांप्रदायिकता? दूसरा सवाल, यूपी की पहली जंग से पहले दंगों का रंग क्यों? तीसरा सवाल, क्या कामकाज और विकास की बजाय वोट मिलेंगे जात पात पर? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, चुनावों को सांप्रदायिक बनाने वालों पर क्या वोटर लेगा एक्शन? चलिए तो ये चर्चा शुरू करें और मैं आपको मेहमानों से मिलवाऊं। उससे पहले आज ये डिबेट आपको क्यों देखनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये डिबेट इसलिए देखनी ज़रूरी हो जाती है कि जब जब चुनाव आते हैं इस तरीके के मुद्दे उठने शुरू हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम ये बात कहना नेता शुरू कर देते हैं। आपके पास बड़ा अच्छा मौका है, अगले 8 दिन आप जब आपके पास बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो पहुँच रहे हैं, उनसे सवाल ज़रूर पूछिएगा जब आपके पास पहुँचे कि आखिर क्यों ये मुद्दे उठाए जाते हैं।
इस वक्त मेरे साथ संबित पात्रा हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पार्टी की केंद्रीय समिति में उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं और पेशे से एक सर्जन भी हैं। साथ ही मेरे साथ लखनऊ से जूही सिंह हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखती हैं, यूपी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन भी हैं। मेरे साथ अहमद खान साहब भी होंगे, बीएसपी के नेता हैं, लखनऊ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे। और उसके साथ साथ प्रेमचंद मिश्रा भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पटना स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, बिहार में एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं। जूही सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि अमित शाह अगर मेरठ जाते हैं तो बीजेपी सांप्रदायिकता कैसे फैला रही है? ये तो अमित शाह बताएंगे, क्योंकि अमित शाह का एक आंकड़ा है जो वो दे रहे हैं। मुद्दा उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत सारे कैराना को भी मुद्दा बनाया है, जो उनके अकॉर्डिंग धार्मिक आधार पर लोग पलायन कर रहे हैं। और अमित शाह 200 कहते हैं, मायावती 300 कहती हैं, रोज एक, मतलब कई आंकड़े उन्होंने दिए। आंकड़े उनको कहाँ से मिल रहे हैं? जूही सिंह जी, आपके नेता कह रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की स्पीच राहुल जी अगर सब लोग सुन लें तो उसमें कहीं भी ना आपको सांप्रदायिक आधार दिखेगा, ना धर्म आधार दिखेगा। जब वो बात ऐसी कह रहे हैं तब तो कहा ही जाएगा। शुरुआत तो अमित शाह जी ने की, एक राष्ट्रीय पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जब वो ऐसी बात बिना किसी तथ्यों के आधार पे कह रहे हैं, और साथ में योगी आदित्यनाथ भी उस पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत एक बड़ा जमावड़ा, और इसी आधार पे वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। ये तो उनका चाल चरित्र और चेहरा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करें। और किस बात पे वो कह रहे हैं कि हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं? अमित शाह जी बताएं बेहतर कि उनको ये आंकड़े कहां से मिल रहे हैं, किस। और एक तरफा कार्रवाई, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। इसको भी जरा तफसरे से और विस्तार से बताएं कि कैसे ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, और किस तरह उनके अन्य स्टार प्रचारक भी, अब तो नई लिस्ट भी आ गई है, उसमें विनय कटियार भी हैं, योगी आदित्यनाथ पहले से हैं, सुरेश राणा बयान दे ही चुके हैं। तो बेहतर है कि उनकी बात उन्हीं से पूछी जाए। चलिए, उनकी बात उनसे पूछेंगे, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि अचानक बाकी पार्टियां फिर से उसी बात पर उठ क्यों रही हैं? बार बार सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाया क्यों जा रहा है और मुस्लिम वोटर्स को डराने की बात क्यों हो रही है? प्रेमचंद मिश्रा जी, अभी तक तो बात युवाओं की हो रही थी, अभी तक बात विकास की हो रही थी, आप और समाजवादी पार्टी तो साथ साथ हैं, और अब बात अचानक सांप्रदायिकता की होने लगी है। लोगों को डराया जाने लगा है कि अगर एक पार्टी आ जाती है तो फिर मुस्लिमों के लिए मुश्किल हो जाएगी। मुद्दे खत्म हो गए, विकास पीछे हो गया। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतर जवाब दे सकती है। उठा तो आप रहे हैं ना मुद्दे, पार्टी की कार्यकलापों का एक बड़ा हिस्सा होता है। नहीं, मैं मुद्दे इसलिए उठा रहा हूं कि जनता चुनाव में जा रही है, तो आम जनता को आगाह करना ये हमारा कर्तव्य है। सबसे बड़ी चीज़ ये है किस बात के लिए आगाह क्या वजह है कि जब भी कहीं इलेक्शन होता है तो एक सेकंड राहुल जी, जब भी इलेक्शन होता है तो क्या वजह है कि सांप्रदायिकता की बात और राम मंदिर की बात भारतीय जनता पार्टी के तरफ से क्यों आता है? सांप्रदायिक विद्वेष की भाषा क्यों बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो इस तरह की भाषा लगातार बोलते रहे हैं। पिछले 2.5 वर्षों में आप देखें तो उत्तर प्रदेश के वातावरण को दूषित करने का और सांप्रदायिकता के आधार पर कहीं न कहीं सोशल कन्फ्रंटेशन पैदा करने में कोई भी उनके नेता पीछे नहीं हटे हैं। तो यह उनके द्वारा किया हुआ एक आधार बनता है, और उसके बाद फिर उसमें राम मंदिर का नाम ले लेते हैं। आखिर अखिलेश यादव के साथ में साझेदारी हो गई है, वरना उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, आपकी पार्टी गिनाती थी कि उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं, टाइम टू टाइम कांग्रेस ने एज ए विपक्षी पार्टी हमने उसे उठाया है, मैं उसे झुठला तो नहीं रहा हूं, लेकिन इस माहौल को खराब कौन करता है? राम मंदिर का नाम बार बार लेकर सांप्रदायिक द्वेष की बात कौन उठाता है? ये कहीं न कहीं ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती रही है, और उनके पास कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे भाषण के अलावा, वो कभी शिक्षा की बात नहीं करते हैं, कभी रोजगार की बात नहीं करते। शिक्षा और रोजगार की बात तो अभी आप भी नहीं कर रहे, आपके नेता भी नहीं कर रहे, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात हो गई है संबित की, यहाँ पर प्रेमचंद मिश्रा खुद इस बात को मान रहे हैं कि यूपी में घटनाएं तो हुई हैं। अब घटनाएं तो अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुई, जिनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि मेरठ में जब अमित शाह पहुंचते हैं, अचानक दंगों की बात क्यों आ जाती है?
500 दंगों की बात आ जाती है, एक तरफा कार्रवाई की बात आ जाती है, और ये सब बातें चुनाव से पहले क्यों आती हैं? चुनाव से पहले नहीं, हमेशा ही हमने इन विषयों को उठाया है। गिरती हुई कानून की साख उत्तर प्रदेश में, किस प्रकार कानून की व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण 200 से अधिक दंगे हुए, ये तो हर पार्टी बताएगी, स्वाभाविक है। और जब उत्तर प्रदेश की पार्टियां ये कहती है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहा है, तो मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है उनसे कि अगर सब कुछ हम कर रहे हैं, हम तो वहां सत्ता पे नहीं है, तो आप सत्ता में काहे को हैं? दूसरी बात है, आप सुबह टेलीविजन ऑन करिए, मायावती जी अपना पीसी कर रही होंगी, उसमें वो 10 बार बोलेंगी मुस्लिम हमें वोट देना, मुस्लिम हमें वोट देना। अखिलेश जी के भाषण को सुन लीजिए, वो 10 बार कहेंगे मुस्लिम वहां मत वोट करना, हमें वोट करना। अरे वो तो सुबह से शाम तक मुस्लिम 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 मुस्लिम। हम कौन से सांप्रदायिक हो गए फिर? सांप्रदायिक तो ये हो गए। कैराना की बात करना, कैराना पे आप लोगों ने भी रिपोर्ट दिखाई, घर घर तक आपके रिपोर्टर्स भी गए थे, और इस पूरे विषय का संज्ञान नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने लिया था। ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा बिल्कुल सही है, यहां पर कानून की व्यवस्था खराब है, इसलिए पलायन हो गया। अगर हिंदुओं का पलायन हो जाए तो कोई पार्टी सब आंख बंद कर ले, आंख नाक सब बंद करके बैठे, नहीं नहीं ठीक है हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई हम बोलेंगे नहीं, वरना हमको सांप्रदायिक कहा जाएगा। राम मंदिर का नाम, इतने बड़े मैनिफेस्टो में 2 लाइन राम के विषय में क्या लिख दिया, जो कि हम पालमपुर के कन्वेंशन से बोलते आ रहे हैं कि राम मंदिर बनाना चाहिए और बनेगा, हम कॉन्स्टिट्यूशनली बनाएंगे उसको। तो इनको सिर्फ राम दिखते हैं, और राम इतने बुरे हो गए इनके लिए कि हम एकदम कम्युनल हो गए। ये सुबह से शाम तक मुस्लिम मुस्लिम करे, एक लाइन राम का क्या नाम आ गया, इससे इतनी तड़प इनकी हो गई। और आप बताइए, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता यहां बैठी है, ये इनको मैं कहता हूं सेफई सोशलिस्ट, ये सेफई में बैठ के नृत्य गाना देख रहे थे जब मुजफ्फरनगर के जो दंगे पीड़ित थे वो सर्दी में मर रहे थे, और यहां पर वो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से कानून की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल विकास की राजनीति करना चाहती है, मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि जो सत्यता है, कानून की व्यवस्था गिरी है, उस विषय को हम जनता के सामने ना रखें। चलिए, अहमद खान साहब भी अब हमारे साथ आ गए हैं। खान साहब, बहन जी को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, बाकी और किसी के वोट नहीं चाहिए? ये बिल्कुल झूठी बकवास, ये संबित पात्रा जी जो कह रहे हैं कि बहन जी को फॉलो पीसी तो खाली मुसलमान मुसलमान बहन जी का बयान तो पहले ये क्या करते हैं? ये आप उन्हीं की बात को झुठलाने लग गए। बहन जी का बयान नहीं, उनकी बात झूठी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इनकी बात ये कहाँ सच बोल रहे हैं? अरे ये सच कहाँ बोल रहे हैं खान साहब? ये तो सच कहाँ बोल रहे हैं? बहन जी तो कह रही है सब। ये तो आप अपनी ही नेता के बयान को गलत बता रहे हैं। भाई, मायावती जी का बयान था, ये नेताजी के ज्ञान गलत थोड़ी बता रहे हैं। हम तो कह रहे हैं मुस्लिम मुस्लिम नहीं है, वो सब समाज की बात कर रही हैं। मुसलमान जो कि दबा कुचला हुआ है उसको आगाह कर रही हैं कि देखिए, अगर आपको ये करना है तो ये मिलेगा, ये करिएगा तो ये मिलेगा। उन्होंने कहा आप अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है, तैयारी के साथ बैठता है, तो उसको अच्छे अंक मिलेंगे। अब ये कहना सिर्फ कि हम सांप्रदायिक नहीं है, तो ये तो संबित पात्रा जी आपके मुंह से खुद ही बता रहे हैं कि हम सांप्रदायिक नहीं है। क्या है ये बता दें? ये सब समाज को लेकर चलने वाली बात, सबका हाथ सबका विकास। अच्छा, आप सब समाज को लेकर चल रहे हैं। खान साहब, मायावती जी ने 24 दिसंबर और 3 जनवरी को समाज को लेकर 24 दिसंबर 3 जनवरी को 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से कास्ट के हिसाब से, जात के हिसाब से और मुस्लिमों के हिसाब से हमने टिकट बांटे हैं, और आप सारे समाज को लेने के चलने की बात कर रहे हैं। जी, आपकी नेता बताती है कि हमने मुसलमानों को टिकट बांटे, हमने इस जात को टिकट बांटे हैं, और आप कह रहे हैं सब समाज को लेकर बात चल रहे हैं। हाँ, तो सब समाज है उसमें कि नहीं? आप बता दीजिए। आप उसमें क्षत्रिय है कि नहीं है, ब्राह्मण है कि नहीं है, वैश्य है कि नहीं है, यादव है कि नहीं है, आप बताइए, श्रीवास्तव है कि नहीं है? तो सब समाज में तो ही आते हैं। ये आप मुझसे मत पूछिए, ये आप अपने नेता से पूछिए जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताती हैं। मैं तो कह रहा हूँ, ये लिस्ट देखिए ना। अरे तो ये आप अपने, मुझे लगता है ना खान साहब, शायद कौन नहीं बता रहा? मुझे लगता है खान साहब, आप शायद अपनी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखते हैं, उनके बयान सुनते नहीं है, वरना आप इस तरीके की बातें करते नहीं। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी, सवाल अब मेरा आपसे यही है। देखिए, आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनता हूं मैं, उनके आइडियोलॉजी भी जानता हूं मैं, और अभी जी, चुनाव आने से पहले तक आप ये बात कह रहे थे कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है। अब आप साथ खड़े हो गए तो आप कह रहे हैं कि नहीं, देखिए कानून व्यवस्था खराब नहीं है, घटनाएं कुछ हुई हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। कब तक ये राजनीति आप करते रहेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये बड़ी साफ सी बात है, 73 सीटें हैं, मुस्लिम वोट बैंक है, बड़ी तेजी से वो इफेक्ट डालता है, इम्पैक्ट डालता है कई सीट्स पर। इसके अलावा कहीं आगे कुछ बढ़ पाएंगे आप, या सिर्फ यही मुद्दे लेकर के चल पाएंगे? देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं, हमारी प्राथमिकता है इस प्रदेश में
जब राहुल जी और अखिलेश जी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें उन्होंने अपना एजेंडा सामने रखा कि हम सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो डेवलपमेंट के काम अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुआ है उसे और तेजी से आगे बढ़ाने का काम है की बात अब नहीं और हो रही ना। समाज में भाईचारा कायम करना। प्रेमचंद जी, अब डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, अब फिर उसी मुद्दे को जो कि नहीं उठाया जाना चाहिए था। मुझे कहने दीजिए जी। राहुल जी प्लीज लेट मी फिनिश, एक लाइन पूरा तो सेंटेंस करने दीजिए भाई। जी बोलिए। आज अमित शाह जी ने क्या कहा, रोज यूपी में हजारों बलात्कार की घटनाएं होती हैं, इससे बड़ा भी झूठ कोई बयान हो सकता है? आप पब्लिक मीटिंग में उत्तर प्रदेश की छवि क्यों खराब कर रहे हैं? पर आप ये तो मान रहे हैं ना, क्या प्रमाण ये तो आप भी मान रहे हैं कि यूपी में घटनाएं हुई, ये तो आप भी मान रहे हैं कि यूपी में रोज औसतन 24 होता है और 13 हत्याएं औसतन। ये तो आप भी मान रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, देश को लूट लिया, ये तो आप मानते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति हर राज्य में कहीं न कहीं गड़बड़ी होती है। यूपी में कानून व्यवस्था क्या पिछले 5 साल बिल्कुल बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया रही? क्या कांग्रेस यूपी की कानून व्यवस्था से पूरी तरीके से संतुष्ट रही है? उत्तर प्रदेश में जब भी कोई कानून व्यवस्था की घटनाएं घटित हुई हैं, कांग्रेस ने उसके खिलाफ आवाज उठाया है। जो हमारा यूपी की पिछले 5 साल में कानून व्यवस्था से क्या कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है? करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को हम ये आश्वस्त करते हैं हमारा गठबंधन बेहतर शासन देगा, जहां सबको समान अधिकार होगा, कहीं पर किसी के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर भेदभाव नहीं होगी और बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी शासन होना चाहिए वो हम देंगे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन जोशी सिंह जी कर रहे हैं, हम अगले 5 साल बड़ा अजीब सा लग रहा है। आपके नेता इस बात को कहते हैं कि हम विकास पर चुनाव लड़ेंगे, हमने जो काम किया उसको आगे लेकर आएंगे, लेकिन अचानक ही सांप्रदायिकता की बात करना, ये बताना कि बीजेपी सांप्रदायिकता फैला रही है, बीजेपी के नेता उनसे बात कर लेंगे, लेकिन ये कहने की उस जगह आपको पता है वो संवेदनशील जगह है। आप उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण देख लीजिए, आदित्यनाथ जी का भाषण देख लीजिए, साक्षी महाराज जी आऊंगा मैं आपके पास में। जोशी सिंह जी, ये जहर उगल रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं कि बहन जी कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूं, आप अपनी बात को सुधार लीजिए पहले। उसमें न्याय नहीं मिला और अपनी बात को सुधारिए पहले। क्या है, आप ध्रुवीकरण ही तो कर रहे हैं। आपके पास पहुंचूंगा, लेकिन देखिए मेरा सवाल जोशी सिंह जी आपसे यही है कि आप लोगों को विकास के बाद सांप्रदायिकता पर क्यों आना पड़ा? आपका सवाल ही गलत है। जी जोशी जी, लग रहा है राहुल जी, हम लोग सांप्रदायिकता की बात कहाँ कह रहे हैं, लेकिन आप बताने में लोगों को डराने में लगे ना कि अगर बीजेपी आ जाती है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। की रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ के अपने कन्वीनियंस के लिए प्रस्तुत करेगा। अगर संगीत सोम का बहाना लेगा, सुरेश राणा का बहाना लेगा, एक मिनट, योगी आदित्यनाथ का बहाना लेगा, और कानून व्यवस्था का जीरो सम कहीं भी रीच नहीं होता है, चाहे वह गुजरात में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, तो हम सांप्रदायिक तो कहेंगे ही ना, कहेंगे कि आप क्यों माहौल खराब कर रहे हैं। बाकी इनकी खुद की नीयत है, इनका खुद का जमीर है, अगर ये झूठ बोलना ही है, असत्य वचन करना ही है, आंकड़ों को की बाजी गुजरात में आपने बात कर दी, जोशी सिंह जी गुजरात की आपने बात कर दी, रिपोर्ट जब आती है, अच्छा आप उसको मान रही हैं। कैराना पर भी रिपोर्ट आई थी उत्तर प्रदेश में, एनएचआरसी की रिपोर्ट आई थी, उसको मान रही हैं आप नहीं मान रही कि वहां से हिंदू परिवारों ने पलायन किया? जी, उस रिपोर्ट को आप मानेंगे जो एनएचआरसी की तरफ से आई? राहुल जी, आप एक जिम्मेदार एंकर हैं, मैं अब एनएचआरसी की रिपोर्ट पूरी तरह यहाँ पर डिस्कस करूंगी। 3 स्टेट्स का नहीं राहुल जी मुझे बोलने दीजिए। 3 स्टेट्स का एनएचआरसी ने मुआयना किया था, 2010 से लेकर किया था। हार्डली 40-50 परिवारों से उन्होंने कैराना के आसपास के क्षेत्र में बात की थी। आप शायद ये धर्म के आपको शायद इस बात का पता नहीं है, धर्म के आधार पर कैराना के बारे में भी और शायद इस बारे में भी नहीं कि कैराना सबसे पहले मैं खुद गया था, कैराना के परिवारों का जो दर्द था वो मैंने खुद दिखाया था। मैंने बताया था कि किस तरीके से वहां पर लोग सर आप डर की वजह से भागे हैं। राहुल जी, क्या एनएचआरसी की बाकायदा एक टीम ने वहां पर 1 हफ्ते से ज्यादा रुक करके ये सर्वे किया और उसके बाद अपनी रिपोर्ट दी। आपकी भी पढ़ लूंगी एनएचआरसी की रिपोर्ट। और आप एनएचआरसी की रिपोर्ट 2010 पे कहां चली गई थी? उसने 40-50 लोगों से बात किया था। राहुल जी, जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता सकती हूँ, आपकी रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी, आपकी भी पढ़ लूंगी। पढ़ा है, आपके नेता खुद इस बात को मान रहे हैं कि कैराना पर आपके पुलिस अफसरों ने उनको गुमराह किया था। उन्होंने ये लिया था। ये अजीब सी स्थिति बन रही है। मैं आपसे भी यही बात पूछ रहा हूँ, ऐसे मुद्दे जब आते हैं
तो सब पार्टियां अलग अलग दिखाई देनी शुरू हो जाती। खासतौर से अब कैराना का जिक्र हुआ है तो कर लेना भी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की बात शुरू हो जा रही है, मुस्लिमों को डराया जा रहा है, लेकिन एक तबका अगर पलायन कर रहा है तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। और उसकी बात मैं आपकी पार्टी पे भी कर रहा हूं। अब आपकी पार्टी भी बच रही है, लगातार बच रही है इस बात से। देखिए, बड़ा एक विचित्र परिस्थिति देश की राजनीति में है। हर कोई चाहता है कि वो पॉलिटिकली करेक्ट हो, सच्चाई से हर कोई दूर भागने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई है कि कैराने में, और हम अब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि एक धर्म विशेष का पलायन हुआ। हिंदू तक कहने से डर लगता है कि पता नहीं हिंदू कह देंगे तो ये सारे हमारे जो मित्र हैं ये कहेंगे अरे ये तो सब बड़े ही बदमाश राजनेता हैं, ये तो धर्मनिरपेक्षता को मानते ही नहीं है। वहाँ से पलायन हुआ है। एनएचआरसी का रिपोर्ट भी आया, और अभी हमारी बहन जूही जी कह रही थी केवल 40-50 परिवारों का तो की बात की है एनएचआरसी ने। अरे केवल 40-50, एक परिवार का भी पलायन हुआ हो, उसको मार के भगाया गया हो तो वो भी बड़ी बात है। आप अगर दादरी की बात करते हो तो एक परिवार की बात करते हो जो कि अनफॉर्चुनेट नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पर आप कहते हो कि 40-50 परिवारों का ही। उस सब के बीच में सवाल यही उठता है कि कोई भी पार्टी उस तरीके से जिस मुद्दे के साथ जुड़नी चाहिए थी, इस मुद्दे के साथ वो जुड़ती दिखाई दी नहीं। खान साहब, आप उस समय बड़े ज्यादा उत्तेजित नजर आ रहे थे। मैं कर लेता हूँ जरा। खान साहब मुझसे कह रहे थे कि आपको पता नहीं सवाल क्या है और आपको सवाल ही नहीं पता। खान साहब, आपकी नेता के बयान आप शायद देखते नहीं है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं देखते हैं, तब अगर आप मुझसे बात करते नहीं। अब मुझे आप ये बता दीजिए, चलिए अब इस बात को छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जब मायावती का शासनकाल रहा था, मैं आंकड़े दे रहा हूँ आपको, 2007 में 138 कम्युनल वायलेंस हुई, 37 लोगों की मौत हुई, 397 लोग घायल हुए। 2008 में 114 हुई, टोटल 5 साल में 616 हुई। कितने घायल हुए और कितने लोगों की मौत हुई ये भी बता सकता हूँ। उसके बाद आपकी पार्टी की नेता लोगों को डरा रही हैं कि हमको वोट दे दीजिए वरना ये पार्टी आ जाएगी। देखिए, एक सबसे पहले बात कि आपकी इस बात को मैं नहीं मानता हूं कि आप ये जो मुझे कह रहे हैं कि बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनते हैं, कुछ जानकारी आपको नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है तो मुझे आप बुलाए क्यों हैं? सबसे पहली बात ये है। अगर बुलाया है तो मेरी बात को सुनिए, अपनी जबान मेरे जबान में मत डालिए जी। नहीं तो आप फिर क्यों बुलाए मुझे? आपने मत बुलाए करिए मैं अपने चैनल पे। मैं कहिए अभी उठ जाऊं? नहीं बिल्कुल। अगर मुझे नहीं पता है, आपको ये लगता है तो मैं कहिए अभी उठ जाऊं। नहीं मैं कहिए अभी उठ जाऊं। जवाब तो दे दीजिए पहले। ये नहीं, ये कोई बात है। जवाब तो दे दीजिए पहले। नहीं एक बात है, पहले सवाल पे नहीं जा रहे। अपनी जबान मेरे जबान में मत डालिए। खान साहब, आप उससे बच रहे हैं। आपने मेरे सवाल से बच रहे हैं आप। देखिए, अब आप कहिएगा तो मेरे सवाल से सवाल गलत कर रहे हैं। मेरे सवाल से बचने की कोशिश है अब ये। मैं तो यही मानूंगा गलत कर रहे हैं। मैं यही मानूंगा। आप भाजपाइयों की तरह से बोल रहे हैं। आप भाजपाइयों की तरह से बोल रहे हैं। भाजपाइयों की तरफ से आप भाजपा का एक पक्ष ले रहे हैं कि आपकी नेता के कार्यकाल में 5 साल में 616 सांप्रदायिक दंगे होते हैं। कौन सी पार्टी ऐसी है? 616 सांप्रदायिक दंगे होते हैं। जो कौन सी ऐसी पार्टी है जो मरते हैं, मुस्लिम भी मरते हैं। और आपकी पार्टी के नेता मुस्लिमों से ये बात कहती हैं कि आप बीजेपी को, आप हमको वोट दीजिए वरना बीजेपी आ जाएगी। नहीं, कमाल है। हमको किसी बात, हर वर्ग के विशेष को हमको अपनी अब अभी बैकवर्ड क्लास के लोगों को क्या हुआ? बैकवर्ड क्लास के लोगों को मंडल कमीशन यही भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया कि नहीं हम नहीं लागू करेंगे, और कमंडल ले आए बीपी सिंह की सरकार में। तब आप क्या कहेंगे उस पर? सवाल यही है कि आखिर जरूरत क्यों महसूस हो रही है और ये हर एक पार्टी इस हथकंडे को खासतौर से क्यों अपनाने में लगी हुई है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण जगह होती है। बार बार ये कहा जा रहा था कि जब यहाँ चुनाव होंगे तो सांप्रदायिकता एक बड़ा मुद्दा बनाने की हर पार्टी कोशिश करेगी, और वही होना शुरू हो गया है कल से। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो पार्टियां जो अब तक विकास का दम भर रही थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता ही नजर आ रही है, और उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ खास नजर आ नहीं रहा है। तो यूपी चुनाव से पहले नेताओं के सांप्रदायिक बोल सामने आने शुरू हो गए हैं, और जिस बात का डर था वही तस्वीर यूपी में दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। जूही सिंह जी, आपके नेता हैं आजम खान साहब, उन्होंने कहा बीजेपी सत्ता में आई तो मुसलमानों का भला नहीं होगा। ये डर क्यों दिखाया जाता है जी? क्या बिना ये बात कहे आपको ये लगता है कि वोट नहीं मिलेगा जी? और दूसरी चीज, इसी से जोड़ता हुआ सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, समाजवादी सत्ता में आई, पार्टी सत्ता में आई तो मुसलमानों को क्या भला हो गया? वो अपनी बात कह रहे हैं अपने। राहुल जी नहीं, आपने सही सवाल पूछा। जी, बहुत भला हुआ
और उनके लिए हम काम कर रहे हैं। अपनी सारी योजनाओं में प्राविधान हमने कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम न अवहेलना करना चाहते हैं, न करते, न असत्य बोलते हैं। उन्होंने अपने समाज की बात की और बीजेपी खुद ये बात बढ़कर कह रही है। वो कहती है हम टिकट एक धर्म के लोगों को नहीं देंगे क्योंकि वो जीत नहीं सकते हैं। वो कहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कश्मीर बन जाएगा। वो कहती है कि अगर यहाँ से कोई नहीं हमें वोट देगा तो हम उसको किसी दूसरे देश में भेज देंगे। देखिए, आप बीजेपी पे मत जाइए। मेरा सवाल आपसे यही था कि पहला तो डराने की जरूरत क्यों है, दूसरा अगर आपने काम इतना किया था उनके लिए तो फिर आपको कांग्रेस का सहयोग लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर आपने काम इतना किया था उनके लिए तो फिर कांग्रेस का सहयोग लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों आपको लगा कि एक ही जगह कांग्रेस और हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे तो वोट बढ़ जाएंगे? नहीं राहुल जी, इस बात का भी मैं जवाब दूंगी। हमने बिल्कुल दे दूंगी, आप सुनिए तो जी। आप सुन तो लीजिए। हमने गठबंधन इसलिए नहीं किया कि हमें किसी धर्म का वोट चाहिए था। हमने काम किया और हमारे मुख्यमंत्री का एक एक भाषण आप सुनिए, उसमें काम की ही बात आ रही। लेकिन किसी के साथ काम करने में क्या बुराई है? अगर कोई भी लाइक माइंडेड पार्टी हमारे साथ आती है तो उसको कोई कुछ भी कहे। हम गठबंधन पे आज एक मजबूती से खड़े हैं और साथ उत्तर प्रदेश का सकारात्मक विकास करेंगे। मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि अन्य पार्टियां किससे गठबंधन करती है। और बीजेपी के अध्यक्ष भी जब मेरठ पहुंचते हैं तो वो कह देते हैं कि सांप्रदायिक दंगे हुए 500 से ज्यादा और एक तरफा कार्रवाई हुई। देखिए, एक विचित्र परिस्थिति में बार बार कह रहा हूं। अभी भी जब मैं बहन जूही जी को सुन रहा था, एक बड़ी विचित्र बात उन्होंने कही। जब आजम खान की बात पे आप उन्होंने पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? आपने सुना नहीं होगा ध्यान से। उन्होंने कहा आजम खान अपनी समाज की बात कर रहे थे तो क्या हो गया? आजम खान अपनी समाज की बात कर सकते हैं, मगर योगी आदित्यनाथ अपनी समाज की बात कर ले तो वो महापाप है और वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ अटैक है। तो ये जो विचित्र परिस्थिति है जिसमें एक वर्ल्ड कप का दौड़ चल रहा है कि ये सेक्युलरिज्म की दौड़ में किसको वर्ल्ड कप मिलेगा। आज केवल उत्तर प्रदेश की ये कहानी नहीं है, आप बंगाल में देख लीजिए। सरस्वती पूजा मनाने के लिए बच्चियों के सर पर पुलिस ने डंडे बरसाए हैं और खून के बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं। ये हिंदुस्तान नहीं। मैं आपके बीच में तो नहीं बोल रहा था, आप क्यों इतनी परेशान हो रही है? नहीं, मैं आपके बीच में तो नहीं बोल रहा था, आप इतनी परेशान क्यों रही है? आजम खान को प्रोटेक्ट कर रही है। आजम खान को तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाया है। आजम खान से सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों बोल रही हैं? और देखिए, अगर 500 दंगे हुए तो क्या हम लोग बोले नहीं दंगे नहीं होंगे? और जहां तक मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। अगर किसी से जहां तक आगाह करने की बात है, मैं आपको एक बात याद दिला। अरे जूही जी, इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मैं आपके बीच में तो नहीं बोल रहा था, आप ऐसे बीच में बोल के परेशान क्यों कर रही हैं? शांति से सुन लीजिए। माफी नहीं मांगना चाहते महिलाओं के खिलाफ। आपको याद दिलाऊं, आप समाजवादी पार्टी वह सरकार थी जो चाहती थी कि आतंकवादियों को भी जेल से छोड़ दिया जाए। ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का भला हो जिन्होंने इस प्रावधान पर रोक लगा दिया। आपको पता है राहुल जी, जब इनकी सरकार बनी थी इन्होंने एक कानून बनाया था कि जो बंद है आतंकवादी जेल में उनको छोड़ दिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। आतंकवादियों को छोड़ने की बात कर रहे थे। आज का सवाल लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं फिर एक बार अहमद खान साहब के पास चला जाता हूँ। अहमद खान साहब कह रहे थे कि बहुत सारी चीजों को लेकर के शायद मेरा सवाल कुछ अलग है या कुछ गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे क्यों दे दिया? चलिए खान साहब ने उस पर रोक इसलिए लगाई क्योंकि आप लोग आतंकवादियों को छोड़ने की कवायद कर रहे थे। और मैं ये भी याद दिलाऊं कि 2014 से पहले राहुल गांधी ने आगाह किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो 22,000 मुसलमान मारे जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आया कि वो 22,000 मुसलमान मारे जाएंगे, ये आंकड़ा कहां से आया? कोर्ट ने फटकार लगाया था। देखिए, उस पिछली बात को छोड़ करके अभी की बात पर बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं, क्यों एक तबके को डराने की कोशिश की जा रही है, क्यों सांप्रदायिक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों सिर्फ और सिर्फ नेताओं के पास एक ही हथियार बच रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अहमद खान साहब, आपने मुझसे कहा था कि मायावती ने जो बात कही है वो इस तरीके की कही नहीं है जो मैं कह रहा हूं। अब मैं आपसे एक सवाल सीधे सीधे पूछ रहा हूं। पहले सवाल का तो आपने मेरा जवाब दिया नहीं, जो मैंने आपसे पूछा कि जब बीएसपी का शासनकाल रहा था उस वक्त कितने दंगे हुए, कितने लोगों की उस समय मौत हुई, कितने लोग घायल हुए, इस पर तो आप चुप। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार जितनी सीट्स पर चुनाव हो रहा है 73 पर, उसमें 90% से ज्यादा सीट्स पर आपने मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए, क्यों? जी क्यों? नहीं, जहां हमको लगता है कि मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है वहां हमने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है। जहां लगता है कि ब्राह्मण जीत सकता है वहां ब्राह्मण खड़ा किया है। दूसरी बात ये कि राहुल जी, मैं बता दूं आपको, इसी मसले पे जो आपने अभी कहा था कि बहन जी कहती हैं कि 97 मुसलमानों को वोट दिया, इस पर एक व्यक्ति जो वकील भी है सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया
कि ये बातें नहीं होती है पॉलिटिकल पार्टी में, किसको कितना किसको टिकट देना है वो उसका विवेक निर्भर करता है। मुस्लिम खड़ा करेंगे जहां ब्राह्मण, अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जाति, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। इसके अलावा इससे आगे बढ़ने की ना तो सोच है और ना अच्छा ये बताइए, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डर है कि कहीं ऐसा हो कि चुनाव हाथ से ना निकल जाए। प्रेमचंद मिश्रा जी, सवाल यहाँ यही खड़ा हो रहा है कि अगर आप इसी डर के साथ आगे बढ़ेंगे 10 सेकंड भी नहीं देते हैं राहुल जी, आप जो दावा करते हैं या दम भरते हैं 10 सेकंड भी वो नहीं कहाँ देते पूरे हैं होंगे? और मेरे बात को घुमा देते हैं, तो ये कैसे चलेगा? मैं आपकी बात कहूंगा, राहुल जी, राहुल जी बोलने के लिए आप जो सवाल दूसरे पैनलिस्ट से पूछते हैं जी, अरे मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कह रहा हूं सुप्रीम क्या कोर्ट कभी ने भारतीय जनता पार्टी के लिया मित्र है, से पूछा आप उसको घुमा देते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानेंगे नहीं? पॉइंट कहाँ है कि जो लोग कम्युनल लाइन पर राजनीति करते हैं उनको आप कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे, उन्हें आप क्लीन चिट दे रहे। कहां दे रहे हैं? बीजेपी क्यों नहीं किसी एक मुसलमान को टिकट दिया यूपी में? इसका कोई जवाब है? क्यों नहीं मुसलमान? भारतीय जनता पार्टी ने मैं आपको कहां क्लीन चिट भारतीय जनता एक मिनट क्लीन चिट कहां दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उन्हीं पार्टियों से बनेगा सबसे पहले जो इस बात को लगातार लोगों के बीच जाकर डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया एक पार्टी की वजह से आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है। क्या इस देश में ऐसी स्थिति हो सकती है? राहुल जी, क्या इस देश में ऐसी स्थिति हो सकती है? मैं बोलूं क्या बंद करूं? मैं बोलूं? बोलिए। नहीं, ये स्थिति बीजेपी पैदा कर रही है। बीजेपी को यह बताना होगा कि जिस स्टेट ने 73 पार्लियामेंट सीट जीत कर दिया, 2.5 साल में आपने उस स्टेट के लिए क्या किया? ये सवाल उत्तर प्रदेश को बताओ। उत्तर प्रदेश के जनता को यह बताओ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन है यूपी के लिए, कौन चेहरा है, कौन सीएम बनेगा। ये कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। चूंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है तो ये ले दे के घोषणा पत्र एक बार राम मंदिर का इनके पास शीला दीक्षित थी जिनको घर में बैठाया है, और शीला दीक्षित जी अब रोज कहती है जान बचाए लाखों पाए। ऐसी परिस्थिति तो हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा था कि शीला दीक्षित जी को सीएम कैंडिडेट बनाया था, उस रोज बोलती थी मुझे घर भेज दो, मुझे घर भेज दो, घर भेज दिया तो इतनी खुश है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपने कभी राम मंदिर को लेकर कभी सम्मान प्रकट नहीं किया है। आपने राजनीति की है, हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने काम किया और हिंदुओं के खिलाफ काम किया है। एंटनी रिपोर्ट पढ़ा है कि नहीं राहुल गांधी ने, ये बता दीजिए। राम मंदिर निर्माण वो एंटनी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही शिव जी के हाथ में कांग्रेस का हाथ, गुरु नानक के हाथ में कांग्रेस का हाथ, और मुझे पता नहीं हजरत जी के हाथ कैसे देखे इन्होंने, उसमें भी कांग्रेस का हाथ दिख रहा था। वो हाथ विकास की बात क्यों नहीं करता? प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ आप युवा और विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप मुस्लिमों को डराने की बात शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर आपके साथ ऐसा हो जाएगा। और मैं फिर अब आपसे बड़ा सीधा सवाल एक ये भी पूछ ले रहा हूं कि अगर आप ही डरा रहे हैं, आपके नेता डरा रहे हैं, 10 साल आपकी केंद्र में सरकार रही, आपने उनके लिए क्या किया? आपने ऐसा माहौल खड़ा किया कि उनको कभी डर की स्थिति पैदा ना हो? अगर मैं उनके आंकड़े बता दूं तो टोटल अगर 20 करोड़ की आबादी है तो हालात तो शायद आपको जवाब देते नहीं बनेंगे आपकी सरकार के वक्त में या अभी तक स्थिति क्या बनी है मुस्लिम की इस देश में, तब जबकि आप में से 3 पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की बात बीजेपी को बनेगा। हमारे सरकार के वक्त में जी, हमारे सरकार के वक्त में जो हमारा एक जो विजन रहा है, राइट टू इक्वालिटी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, हम उस पर काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास नारा देते हैं और मुसलमानों को एक टिकट भी नहीं देते हैं। हम वो लोग नहीं हैं। हमने सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर उनके अंदर में एक आत्मविश्वास और विकास पैदा करने के लिए अवसर प्रदान किए। अच्छा, अवसर कहीं दिखाई तो नहीं दिए, लेकिन अगर वो अवसर दिखाई दे होते तो 17.22 करोड़ की आबादी में से 11 करोड़ मुस्लिम जो हैं वो नॉन वर्कर पॉपुलेशन नहीं होते, यानी उनके पास काम नहीं होता। मेरे पास आंकड़े हैं, देखिए प्रेमचंद जी, मेरे पास आंकड़े हैं। अगर आप ये बात करेंगे कि किसने क्या काम किया, लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि क्या काम हुआ या नहीं हुआ, सवाल ये है कि आपको ये कार्ड, ये मुद्दा उठाने की जरूरत क्यों होती है? संबंधित सवाल आपके लिए भी है, आपके नेता भी यही बात उठाते हैं। और खासतौर से जब यहाँ बात आती है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर राणा हो, ऐसे बयान देते हैं जिससे कि वो कहते हैं ना कि कोशिश है कि कहीं ना कहीं कोई तिल्ली छोड़ दें, कुछ चिंगारी सुलगा दें और उसके बाद में हालात पता है सबको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। देखिए, पहले थे जो हमारे प्रेम जी बता रहे थे उसका उत्तर दे दो संक्षेप में। खुद प्रेम जी भी और हमारे खुद प्रेम जी भी और खान साहब दोनों ने कहा कि मुस्लिम समाज जो है वो दबा कुचला है।
देखिए 60 वर्ष इन लोगों ने यहाँ पर राज किया देश के ऊपर और खुद ही बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज दबा कुचला है, यही दिखाता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी बात है, ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि मुसलमानों को कितना टिकट दिया। अब जब आपने खान साहब से पूछा कि आपने टिकट कैसे वितरण किया, इन्होंने कहा जिस सीट से मुसलमान जीत सकता था हमने मुसलमान को दिया, जिस सीट से अनुसूचित जाति जीत सकता था उसको दिया, जहां से यादव जीत सकता था यादव को दिया। हम भी तो यही कह रहे हैं कि जहां जीत जो सकता है उसको दिया। हम धर्म नहीं बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं जहां जो कैंडिडेट जीत सकता है हमने उसको दिया, मगर हम कैंडिडेट के धर्म या कैंडिडेट के जाति के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। आप उसी को हिंदू या मुसलमान बताते हैं। तीसरी बात है कि जहां आप नाम नहीं बताया, आपने नाम नहीं बताया किसी का। देखिए आपने समय पे चढ़ गए। देखिए मैंने सच क्या बोल दिया, सब कैसे हो गए। देखिए वैसे लिखा, आपने नहीं लिखा, कहां लिखा, नाम के आगे नहीं लिखा। ना हम नहीं, हम ये सब नहीं करते, हम नाम लिखते हैं, खाली नाम। हो गया लिखा, क्या लिखा, आप रामवीर क्या कर रहे हैं? फिर शुरू हो गया। अब मैं उत्तर दूं। सबके बीच में वो आम आदमी जो उम्मीद लगा के बैठा है कि शायद उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनेगी, उसको विकास के लिए चीजें मिलेंगी, विकास होगा, वो सब खत्म हो जाता है। देखिए बहस का मुद्दा, खान साहब आप जो बात कर रहे थे, मैंने आपसे जो सवाल पूछा आप उससे तो इधर उधर चले ही गए। सवाल मैंने आपसे बड़ा सीधा पूछा था कि अगर आप मुस्लिमों के प्रगति की बात करते हैं। बिल्कुल चले गए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपको। आप जो है गलत सवाल कर रहे थे, और सवाल आप सुनना नहीं चाहते हैं, सवाल नहीं सुनना चाहते आप। मैं आपसे माफी चाहता हूं। अच्छा अब आप जवाब दे दीजिए। माफी चाहता हूं कि आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अब आप जवाब दे दीजिए। मैं आपसे फिर वही बात पूछ रहा हूं, मैं आपसे फिर वही बात पूछ रहा हूं। वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन फिर एक बार पूछ रहा हूं, अगर बहन मायावती आपकी कहती हैं खड़े होकर के कि हमको वोट दीजिए वरना बीजेपी आ जाएगी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, वो कैसे कह सकती हैं? 2007 में जो स्थिति थी यूपी में, जो सांप्रदायिक दंगे हुए, देखिए उसको रहने के बावजूद आप अगर ये बात कहती हैं दंगे उस जी मैं कह रहा हूं, आप दंगे, आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो सब दंगे आपने देखा होगा। कानून व्यवस्था के मामले में बहन जी का नंबर 1 मामला था। एक दंगे हुए थे नहीं हुए थे ये बताइए, ये सब आप फिर कहीं चले गए। कार्रवाई है और लॉ एंड ऑर्डर उनका नंबर 1 पर था। खान साहब दंगे हुए थे नहीं हुए थे? जमाने में ही 714 घटनाएं हुई थी। हम सुन लीजिए राहुल जी, सुन लीजिए घटनाएं जो हुई 616 घटनाएं हुई थी। मैं फिर बोल दे रहा हूं आपको, देखिए हर साल घटना हुई थी 2007 से लेकर 2011 तक। सांप्रदायिक बताइए ना, सांप्रदायिक हुई है क्या? सांप्रदायिक हुई है क्या? सांप्रदायिक बताइए, सांप्रदायिक हुई है क्या? आपराधिक घटनाएं नहीं बता रहा। मारपीट तो ऐसे मामूली घटनाएं मामूली घटना ये क्या बोल रहे हैं? बलात्कार को और हत्या को मामूली घटना बता रहे हैं? कल्याण सिंह के समय खान साहब किसको मामूली घटना बता रहे हैं? आप बताइए, आपसे इतना बता दीजिए किसको अभी आपने मामूली घटना बताई। संबित पात्रा, मैं मान रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि बीजेपी के वक्त में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, लेकिन क्या आप इस बात को प्रेमचंद मिश्रा स्वीकार करेंगे कि आप ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन लेके चल रहे हैं जिसके कार्यकाल में 714 सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसके कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे? आप ऐसी पार्टी के साथ इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं लोगों के सामने? हम एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं जिसने डेवलपमेंट का काम किया है। डेवलपमेंट बताइए, कमाल है। 15 दिन पहले बोल रहे थे 27 साल यूपी बेहाल, अब बोल रहे हैं डेवलपमेंट का काम किया है। 15 दिन पहले राहुल गांधी बोल रहे थे यूपी को समाप्त कर दिया, 500 से अधिक दंगे कर दिए, कानून की व्यवस्था चरमरा गई, अब ये बोल रहे हैं डेवलपमेंट। कमाल है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही होगी तो बताइए, कमाल है ये कांग्रेस के लोग। राहुल गांधी का मिसाइल लॉन्च हो नहीं रहा है, अब साइकिल के कैरियर पर से लॉन्च करने के लिए सब झूठ झूठ बोलेंगे। खाट पर से लॉन्च करने की कोशिश, वो भी लॉन्च नहीं हुआ, तो कैरियर पे रख के साइकिल को मिसाइल लॉन्च कर वो नहीं होगा लॉन्च। पार्टी का नेता कुछ भी कर लीजिए, लॉन्च नहीं होने वाला है मिसाइल। स्वीकार नहीं करेगा कि वो किस लाइन पर, किस मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए वोटर तक पहुंच रहा है। जनता पार्टी के वादा, लेकिन ये जरूर वो मिसाइल लॉन्च नहीं होगा। राहुल गांधी नामक मिसाइल कुछ भी कर लीजिए आप, वो लोग पहुंचेंगे तो जरूर ये मुद्दे उठाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान जो इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब आपके सोचने की बारी है। जो नेता आपके पास आ रहे हैं, सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या फिर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसे लोग आपके लिए या आपके विकास के लिए सोच सकते हैं? या आपको खुद ही सोचना होगा, तय करना होगा। ताल ठोकते में इतना ही।